हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का इस संघर्ष गुरु 2.0 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग जो है क्लास 12th में बिलियन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पढ़ा है। जैसे आप मान लीजिए मोलरता हो गया था, मोललता हो गया था, मोल प्रभाज हो गया था, बिलियन का डेफिनेशन हो गया था। तो ऐसे ऐसे जो मोस्ट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट टॉपिक पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने 3-4 हेडिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने कर लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आज हम जो है उससे आगे पढ़ेंगे। और आगे जो हमको पढ़ना है वो इसमें पढ़ना है कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमारे जो है कुछ बिलियन पर लागू होते हैं। और वो जो बिलियन होता है वो हम लोग तनु बिलियन के लिए जो है पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिलियन चैप्टर में कुछ ऐसे कारक हैं जो केवल तनु बिलियन पर जो है डिपेंड होते हैं, लागू होते हैं, और उन्हीं के बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों आप देखिए, तो इसमें हमें पढ़ना क्या चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। तो सबसे पहले हमें आज पढ़ना है तनु बिलियनों के गुण पढ़ना है, ठीक है। तनु बिलियनों के गुण, ठीक, यही चीज़ हमको पढ़नी है। तनु बिलियनों के गुण ये होते क्या है? जैसे कोई भी बिलियन हो वो फीका मतलब पतला टाइप का होता है, डाइल्यूट का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु बिलियन के रूप में होता है। तो ये तनु बिलियन किस किस चीज़ पे लागू होते हैं, यही चीज़ हमको यहाँ पे विशेष करके ध्यान देना है। तो देखिए इसमें तनु बिलियन किन किन कारकों पे कार्य करते हैं हम लिख लेंगे कि ये तनु बिलियन, ठीक है, तनु बिलियन निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। किन कारकों पर निर्भर करते हैं ये चीज़ हमको देखना है। जो निम्न है, ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है। देखिए पहला जो नियम इसका है जिस पे ये कार्य करते हैं, पहला है आप कह सकते हैं परासरण, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, परासरण अलग होगा और परासरण दाब। एक होगा परासरण और दूसरा क्या होगा, परासरण दाब। मतलब इससे जो है डेफिनेशन बनेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो है बनते हैं, ठीक है। और इसके डेफिनेशन भी हमको पढ़ना है। फिर बच्चों फिर आप दूसरा देखेंगे। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, ये चीज़ हमको दूसरा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक एक टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। किससे समझेंगे? डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो देखिए बच्चों पीछे जो है आपको जो है प्रतिबिंब दिखाई देगा, इमेज दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप इसके लिए जो है प्रॉब्लम मत समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी चीज़ तो दिखाई ही दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीसरा जो इसका नियम है आप देखेंगे उसको हम कह सकते हैं हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, ठीक है। ये तीसरा इसका जो है पार्ट है जिस पर तनु बिलियन लागू होता है। और इसके बाद जो चौथा इसका है वो चीज़ है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो जो तनु बिलियन होता है वो 4 चीज़ पर लागू होता है। कितने चीज़ों पे? 4 कारकों पर लागू होता है। पहला आपका दिया गया है परासरण या परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो किस तरीके से ये चारों हेडिंग आपके सामने रखा गया है। पहला देख लीजिए परासरण दाब, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं आपके, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से इन सभी टॉपिक्स उठते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से लगते हैं, डेफिनेशन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, फार्मूले भी यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरा नंबर दिया गया हिमांक का अवनमन। तो इसमें जो जितने भी हिमांक मतलब बर्फ आइस के रूप में होंगे उन सभी चीज़ों को इसमें हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है।
और आप देख सकते हैं चौथा जो फैक्टर दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब बॉयलिंग, मेल्टिंग, बॉयलिंग सिस्टम इसमें जो है कार्य करेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग जो है बच्चों आप डाल लीजिए और इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ हम लोग यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी हेडिंग इस हेडिंग के बाद चलेगी। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है इन तीनों को मिटाते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये हेडिंग आपका बन गया है। पहला हेडिंग आपका देखिए बन गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? परासरण या परासरण दाब। ठीक है, इन चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे। एक चीज़ और आपको देखना है, परासरण कुछ अलग होगा, परासरण एवं, यहाँ आप थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं, परासरण एवं परासरण दाब बेहतर रहेगा, क्योंकि परासरण थोड़ा सा अलग है और परासरण दाब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, इन चीज़ को हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए जो परासरण दाब होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से ही परासरण दाब लगता है, प्रेशर उसमें जो है लगता है। इसमें नियम क्या होता है कि जो तनु विलयन होगा, मतलब जो कम सांद्रता वाला विलयन होगा वो अधिक सांद्रता की ओर क्या होगा? स्वतः प्रवाहित होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को बारी से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ हम लिख लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है और यहाँ हम मान लेते हैं, और इधर देख लीजिए ऐसे मान लो बना लेते हैं, और इसमें कोई जो है विलायक है। ठीक है, और यहाँ भी कोई विलायक ही है, दोनों जगह विलायक ही है। ठीक है, और ये कैसा विलायक है? तो इसको हम मान लेते हैं इसकी जो सांद्रता, मतलब कम सांद्रता वाला, कैसा विलायक है? कम सांद्रता वाला विलायक है, कम सांद्रता वाला विलायक है। और आप देख सकते हैं दूसरा जो है इसको हम मान लेते हैं ये अधिक सांद्रता वाला विलायक है, अधिक सांद्रता वाला विलायक है। ठीक है, तो अब परासरण किसे कहते हैं, यही चीज़ हमको देखना है। परासरण किसे कहते हैं? तो परासरण ऐसी क्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक अधिक सांद्रता वाले विलायक की तरफ क्या होते हैं? स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, जब स्वतः प्रवाहित हो जाएंगे उसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण कहते हैं। इसमें एक बार फिर से देखिए, कहा जाता है परासरण किसे कहते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलायक की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम आपके सामने यहाँ देखिए लिख देते हैं। कैसे डेफिनेशन इसका बनेगा? कहेंगे कि परासरण ऐसी प्रक्रिया है, परासरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलायक, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलायक की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं, स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए परासरण कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक, देख लीजिए, कम सांद्रता वाले विलायक अधिक सांद्रता वाले विलायक की तरफ क्या होते हैं? स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है,
देख लीजिए, ये आपका कैसा है, कम सांद्रता वाला है और ये ज़्यादा सांद्रता वाला है। तो कम सांद्रता वाले विलायक स्वतः क्या होते हैं, वो अधिक सांद्रता वाले विलायक की तरफ क्या करते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, स्वतः जो है प्रवाहित हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना हो तो आप क्या ले लीजिए, एक जो है पात्र में जल ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए, ठीक है। अब जल आपने भर लिया और मार्केट से आप यहाँ खरीद लाइए किशमिश, ठीक है। क्या खरीद लाइए, किशमिश खरीद लाइए, ठीक है। अब किशमिश जब आप खरीद के लाएंगे तो ये चीज़ में आप डाल देंगे। अब किशमिश की आकृति आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से होता है जैसे ही, और इनके अंदर का जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, मतलब उसकी सांद्रता अधिक होती है। कैसी सांद्रता इसकी होती है, अधिक सांद्रता होती है, ठीक है। और जो जल की सांद्रता होती है, उस सांद्रता इसकी क्या होती है, जल की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जल की सांद्रता कम होती है। और आप देखेंगे किशमिश में, किशमिश के अंदर का जो द्रव होता है उसकी सांद्रता गाढ़ा होता है, मतलब अधिक होता है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो लेयर होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अब इस किशमिश को अगर हम कहाँ डाल दें, जल में डाल देते हैं, और कुछ देर बाद 2 से 4 घंटे 5 घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो ये किशमिश में ये जो जल होता है, ये जल कैसा है, कम सांद्रता वाला है। और कम सांद्रता वाला ये जल जो है वह किशमिश के अर्धपारगम्य झिल्ली से इस गाढ़े पदार्थ में स्वतः क्या हो जा रहा है, प्रवाहित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्वतः प्रवाहित हो जाता है, जिससे किशमिश फूल कर कैसी हो जाती है, कुछ इस तरीके से आकृति ले लेगा। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से फूल जाता है। कहने का मतलब जो जल है वो हमारा कम सांद्रता वाला विलायक है, और किशमिश जो है उसके अंदर का जो द्रव है वो कैसा है, अधिक सांद्रता वाला विलायक है। और किशमिश का जो लेयर होता है वो लेयर क्या चीज़ है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसमें से जल स्वतः धीरे 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 क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि वह पूरा पूरा क्या हो जाए, उस पर पूरा पूरा वो फूल ना जाए, ठीक है। तब तक जो है स्वतः प्रवाहित होता रहेगा। और एक ऐसी प्रक्रिया आएगी जहाँ पर वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो ये है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और लाइक भी करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये तो आपका दोस्तों आप देख सकते हो, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग चलते हैं परासरण दाब, क्योंकि यह तो परासरण की प्रक्रिया है। परासरण दाब भी हम लोग पढ़ लेते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो नीचे देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा जगह है, इसमें हम कर देते हैं परासरण दाब, हेडिंग डाल लेते हैं परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब किसे कहते हैं, तो वही कहेंगे कि परासरण दाब किसे कहते हैं। तो यह भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलायक अधिक सांद्रता वाले, ठीक है, देख लीजिए आगे, अधिक सांद्रता वाले, ठीक है, विलायक की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से जिस न्यूनतम दाब पर, थोड़ा सा चेंज है, जिस न्यूनतम दाब पर स्वतः प्रवाहित होते हैं, जिस न्यूनतम दाब पर स्वतः प्रवाहित होते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है, परासरण दाब कहते हैं। ये देखिए परासरण दाब का डेफिनेशन है, जो आप देख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है, क्या कहा गया है कि जिसमें कम सांद्रता वाले विलायक अधिक सांद्रता वाले विलायक की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है, झिल्ली से जिस न्यूनतम दाब पर स्वतः प्रवाहित होते हैं। न्यूनतम दाब यदि प्रेशर आप लगा रहे हैं तो वही परासरण दाब कहलाएगा, ठीक है। स्वतः प्रवाहित होते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी तनु विलयन है या अधिक कम सांद्रता वाला विलायक है,
ठीक है। कम सांद्रता वाला विलायक जब अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रेशर के द्वारा, ठीक है, प्रेशर दाब के द्वारा वह जो है यहाँ से किधर जा रहा है, अधिक सांद्रता वाले विलायक की तरफ क्या कर रहा है, स्वतः प्रवाहित हो रहा है। स्वतः जब प्रवाहित हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो भी प्रेशर या न्यूनतम या कुछ भी दाब उस पर लगता है वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि हम क्या करें, पुश करें, धक्का दें, दाब दें, तभी वो चीज़ आगे की तरफ बढ़ेगा। उसी तरीके से इसमें जो आपका ये कम सांद्रता वाला विलायक है, इसमें एक तरीके से प्रेशर लगता है, न्यूनतम दाब लगता है, जिससे ये अधिक सांद्रता की ओर स्वतः क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो जो भी उसमें न्यूनतम दाब लगता है वही दाब हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, तो ये आपका जो है परासरण दाब, परासरण दाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेशन है जिससे आप इस चीज़ को जो है याद कर सकते हैं और यहाँ से आप फिगर बना के स्पष्ट रूप से जो है आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो जैसे ये 12th के लिए भी है और आप देख सकते हैं आगे के लिए नीट एग्जाम हो गया और भी सारे जो है क्वेश्चंस हो गए। जैसे मान लीजिए नीट हो गया, डी फार्मा, बी फार्मा, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट जो भी है, यहाँ से परासरण दाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको जानना है। ठीक है, तो ये आप जान चुके होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद होगा कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं परासरण दाब की पुष्टि किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, क्या पता चला था कि क्या ये टन विलियन पर वास्तव में लागू होता है, इस चीज़ को किसने बताया था। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे परासरण दाब तो पढ़ चुके हैं। अब इसके जो है नियम की पुष्टि किसने किया था, क्या वास्तव में टन विलियन जो है परासरण दाब पर लागू होता है, ये चीज़ जो है किसने बताया। तो देखिए ये नियम की पुष्टि किसने की, तो आप देखेंगे कि फेफर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेफर। ये फेफर एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो फेफर ने टन विलियन पर परासरण दाब के बारे में बताया। ठीक है, किसने बताया था इसके बारे में, फेफर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फेफर नामक वैज्ञानिक ने टन विलियन पर परासरण दाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टन विलियन पर परासरण दाब का नियम वास्तव में लगता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। बट कुछ समय बाद, ठीक है, परंतु कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वान 't हॉफ। कुछ समय पश्चात वान 't हॉफ, ठीक है, कौन वैज्ञानिक थे, वान 't हॉफ ने, ठीक है, अपने वान 't हॉफ ने इनके नियम की पुष्टि की, फीडबैक दिया कि वास्तव में जो फेफर ने नियम को बताया है यह नियम सत्य है। क्या है, यह नियम सत्य है। ठीक है, क्या बताया था, देखिए, इनके नियम की पुष्टि की एवं खुद से ये स्वयं टन विलियन पर क्या किए, टन विलियन पर शोध किए और बताया
और बताया कि परासरण दाब गैसीय नियमों से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैसीय नियमों से मिलता जुलता है, नियमों से मिलता जुलता है। ये किसने बताया? ये वान 't हॉफ ने बताया। पुष्टि तो टन विलियन पर परासरण दाब के बारे में फेफर ने बताया था, ये तो बात सत्य है। लेकिन वान 't हॉफ यहाँ पर आए, कुछ समय बाद वान 't हॉफ इनके नियम की पुष्टि की फीडबैक दिया और उन्होंने बताया कि वास्तव में टन विलियन पर परासरण दाब लागू होता है। फिर इसके बाद ये स्वयं टन विलियन पर शोध किए और बताया कि परासरण दाब तो टन विलियन पर लागू हो ही रहा है, इसके साथ साथ ये किस तरह से फॉलो कर रहा है, गैसीय नियम से भी मिल रहा है। गैसीय नियम के बारे में भी इन्होंने इसके बारे में बताया, गैसीय नियम पर भी फॉलो ये कर रहा है। अर्थात जो टन विलियन का परासरण दाब है वो गैसीय नियम पर क्या करता है? चलता है। समझ गए? और ये जो गैसीय नियम पर चलता है ये कैसा जो है पदार्थ है? तो यह एक प्रकार का, और इन्होंने बताया कि टन विलियन का जो पदार्थ होगा वह कैसा होगा? तो टन विलियन का पदार्थ